भाई साहब, एफपीओ की बड़ी चर्चा है। ये एफपीओ कैसे सफल हो सकता है, इस पे कुछ बताइए आप अपना। आपने चर्चा किया एफपीओ की, यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इसको लोग कंपनी के रूप में ज़्यादा बात कर रहे हैं। जैसे कोई उसका नामकरण होता है तो फिर उस नाम के आगे लगा देते हैं फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। तो मेरा एक सुझाव है, क्योंकि कंपनी शब्द जैसे ही उच्चारण किया जाता है उसका स्थान विशेष में, काल विशेष में एक विशेष अर्थ शब्दों के बन जाते हैं और उससे एक ध्वनि निकलती है और वह ध्वनि एक तरह का एटमॉस्फेयर, वातावरण निर्माण करती है। तो मेरा मानना है कि कंपनी शब्द इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी की याद दिलाती है और कंपनी लगते ही यह एक सामान्य बोध होता है लोगों में कि यह जन पक्षधर नहीं है। कंपनी शब्द जिस वातावरण में जिस तरह से अपने कार्यों के नाते उसकी जो एक पहचान बनी है, जो रूढ़ हो गया है, उसका मतलब होता है कि वह जनहित में नहीं है, जन पक्षधर नहीं है, बल्कि जन शोषण में उसकी दिलचस्पी और उसकी एक्टिविटी दिखाई देती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के वर्तमान कंपनियों की कहानियां जो आमतौर पर एटमॉस्फेयर में तैर रही हैं, वातावरण में उपस्थित हैं, उसके नाते मेरा एक रिक्वेस्ट है, सुझाव है और अपील है कि सरकार आजकल बहुत सारे संशोधन कर रही है, नाम बदलने में भी खूब काम हो रहे हैं। तो इसका नाम जो एफपीओ कहा गया है, ऑर्गेनाइजेशन तो ठीक है, संगठन, कृषक संगठन ही उसको कहा जाए और इसके लिए एक इस तरह का निर्देश, आदेश जारी कर दिया जाए कि इसे संगठन ही कहा जाए, इसे कंपनी शब्द न दिया जाए, कंपनी नाम न दिया जाए, तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। तो किसानों का संगठन और किसान हमारे देश में असंगठित है अभी तक। इसके लिए सरकार को पूरी तरह से लोकतांत्रिक और संवेदनशील ढंग से विचार करना होगा। जिस तरह से इस देश के तमाम सारी व्यवस्थाओं को बल देने के लिए तमाम प्रयास किए गए, उसी तरह से किसान आयोग की बात, किसान समृद्धि आयोग जैसी बात निकल करके आई है, लेकिन अभी वह एक पेपर प्लान से आगे नहीं बढ़ सकी है। उसको धरातल पर उतारना होगा और इस आयोग को ठीक ढंग से काम करना होगा। कृषि एक उद्योग है, उद्यम है और उस पर इस देश की बहुसंख्यक जनता जीवित है। उसके बल पर उसको उद्योग का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता? उद्योग के नाम पर जो सुविधाएं हैं उससे अभी भी क्यों वंचित रखा गया है? इस पर भी सहृदयता से सरकार को काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता मालिक है और उस जनता में किसानों की भागीदारी, किसानों की संख्या सर्वोपरि है। अगर कहें तो यह लोकतंत्र का मतलब किसान तंत्र, लेकिन किसान तंत्र वास्तव में अभी तक इस देश में हो नहीं पाया है। यह बहुत चिंता की बात है। इस पर ईमानदारी से, ऊपरी ऊपरी दिखावा नहीं, बातचीत नहीं, हवाबाजी नहीं, अगर ईमानदारी है तो इस पर काम करने होंगे। हमारे देश की परंपरा रही है, कभी नारी को देवी कह करके और उसका सारा शोषण करते रहो, देवी कहते रहो, उसी तरह से अन्नदाता कह करके किसान को लूटते रहो, घिसटता रहे, मरता रहे, चीखता रहे, चिल्लाता रहे, कोई आवाज उसकी सुनने वाला नहीं, और ऊपर से कहा जाए कि अन्नदाता है। ये सब ढोंग ढकोसले, ये पाखंड है। इस पाखंडों से कुछ नहीं होगा, धरातल पर उतरना होगा और नौकरशाहों को और इस देश में जो लोकतंत्र है, जो कहीं न कहीं उद्योगपतियों के हाथों की कठपुतली बनकर के रह गया है, उनके इशारे पर वह नाच रहा है, तो इससे काम नहीं होगा। ये कहने की चीजें हैं। इसको जमीन पर उतारने के लिए हमारे देश के तमाम रिटायर्ड जो पेशेवर रहे हैं, आईएएस रहे हैं, इस तरह के बड़े बड़े अधिकारी रहे हैं, वे लोग कथित तौर पर तमाम सारी बातें कर रहे हैं और आज भी उसमें उन बातों को जमीनी धरातल पर उतारने और आदमी को सर्वोपरि रखकर, किसान को सर्वोपरि रखकर, इंसान को सर्वोपरि रखकर काम करने के बजाय वायवीय, हवाई बातों की महल गढ़े जाते हैं, जिनका कोई धरातल पर आज तक न रिजल्ट आया है, न उससे ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है। अब मैं बात करूंगा सीधे कि एक कृषक संगठन को, यानी किसानों को कैसे सफल बनाया जा सकता है, कैसे वो सफल हो सकते हैं। किसान निहायत एक घिसा पिटा ढर्रा है, उस ढर्रे पर काम करता है, सीखता है, और जो लोग भी थोड़ा सा इम्प्रूव होते हैं वो किसानी से भाग रहे हैं। किसानी को छोड़ करके भाग जाने के लिए पूरा देश आमादा है और सरकार के कृत्य, तरीके कहीं न कहीं उसको और बढ़ावा दे रहे हैं। आज ज़रूरत है उसके संरक्षण की।
अन्यथा आने वाले समय में जिस तरह से खेती की कमर तोड़ी जा रही है जानबूझकर, साजिशन, और केवल भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में, ये एक बड़ी साजिश है कि इसको जब लोग, साधारण आदमी जो अन्नदाता कहा जा रहा है, जो जिसके हाथ में खेती और अन्न के उत्पादन का एक बड़ा दायित्व है, जब वह थक हार कर किनारे बैठ जाएगा, उसकी कोई मार्केटिंग नहीं होगी, उसकी उत्पादन में कोई गुणवत्ता नहीं रह जाएगी, उस पर कोई संरक्षण नहीं रहेगा और उसकी लागत इतनी ज़्यादा आएगी कि उत्पादन करने के बाद वह बेचारा बनकर खड़ा हो जाएगा। और उसकी कीमत की तो पूछिए मत, कीमत ऐसी लग जाएगी कि अगर अधिक पैदा हो गया तो वह खाने बिना मर जाए, उसका रेट कौड़ियों के दाम उसको बेचना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों के पीछे मेरी एक सिफारिश है, एक अपील है, एक मांग है। अगर इस देश में जिंदा है व्यवस्था, सरकार जिंदा है, तो उससे मेरी पहली अपील है, और ये अपील है कि इस देश में औद्योगिक मूल्य नियंत्रण आयोग बनाया जाए। कंपनियों को, उद्योगपतियों को अपनी लागत का कितना 1000 गुना फायदा कमा सकते हैं, कोई रोक नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं। कहते हैं खुली छूट है, खुला है सब मैदान, आप खुले हैं, आप स्वतंत्र रूप से, स्वच्छंद रूप से किसान अपनी प्रगति करे। ये कोई बात हुई? ये कितनी घुमावदार बात है, कितनी साजिश है इसमें छुपी, इस बात को समझना पड़ेगा। आज उद्योगपतियों के हाथों में इस देश की राजनीति से लेकर के व्यवस्था से लेकर सारे लोग उसके चंगुल में कठपुतली की तरह से जो नाच रहे हैं, उसके पीछे यही कानून है। इस कानून को तत्काल खत्म करके एक नया कानून लाना होगा। औद्योगिक उत्पादन के मूल्य को नियंत्रित करने का एक आयोग, एक व्यवस्था कि इससे अधिक फायदा नहीं उठाया जा सकता। लेकिन अभी हमारी सरकार में बैठे हुए लोग, एक सरकार नहीं, वर्तमान सरकार नहीं, सारी सरकारें जो इस देश में आई, जब जब मौका लगा आई, सब ने यही काम किया है। आज भले कोई तात्कालिक राजनीतिक लाभ लेने के लिए उसके खिलाफ आवाज उठा रहा हो, आंदोलन करने के लिए खड़ा हो, लेकिन उनके अंदर ईमान नहीं है, ईमानदारी नहीं है। किसी ने काम नहीं किया, न तो कम्युनिस्टों ने काम किया, न सोशलिस्टों ने काम किया, तथा कथित जितनी भी सरकारें हमारे देश में आई, जनता ने तो बार बार कोशिश किया कि इन शोषकों को हम ठिकाने लगा करके और कोई एक जनपक्षधर सरकार स्थापित करें, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। ये सपना अधूरा रह गया और पूरी तरह से ध्वस्त होता जा रहा है। इसलिए आज जरूरी हो गया है कि पहला काम औद्योगिक मूल्य नियंत्रण आयोग। अगर ये नहीं है तो एपीओ का नाम मत लो, बेवकूफ, ये पाखंड की बातें मत करो, दिखावटी हवाई बातें मत करो। ये घोषित कर दो कि हम जनता के शोषण के लिए ही हैं, और वह सारी चीजें क्रमशः दिखाई दे रही हैं। जनता के उपयोग की चीजें, अभी जैसे जो आवश्यक वस्तु है उसको छूट कर दिया गया कि अब उसका पहले था कि आवश्यक वस्तुओं का एक सीमा में ही संग्रह किया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं रखा जा सकता, ये एक मनाही थी। लेकिन आज सरकार कहती है कि नहीं, हमने खुला छूट दे दिया है, जितना चाहो रखो। तो ये तो जमाखोरी हो गई, कालाबाजारी को और बढ़ावा देगी, जनता का और शोषण होगा। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम में इस तरह का जो संशोधन किया गया है वह नाजायज है, और उसको सही ढंग से, सही संवेदनशील ढंग से देखना पड़ेगा। और इस देश में ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इस देश की चुनाव व्यवस्था में बहुत ज्यादा काले धन की जरूरत पड़ती है, गलत संसाधन की जरूरत पड़ती है, उसी के बल पर सरकारें बनती है। जिसकी नींव ही खराब हो, जिसकी रीढ़ ही न हो, वो क्या जनता के लिए काम करेगी? कैसी बात की जा रही है? ये सब बेकार की बातें हैं। इन सबको आमूल परिवर्तन करने के लिए बहुत बड़े क्रांति की, बहुत बड़े साहस की जरूरत होगी। इसके लिए किसी कबीर की जरूरत होगी जो हाथ में लुकाठी लेकर के ऐलान करे और तमाम चीजों पर प्रतिबंध लगाए, रोके जो जनता का शोषण करती है। ये बात करना पड़ेगा, केवल कहने से नहीं होगा। लोग नए नए चेहरे बना करके रंगमंच पर आते हैं और अपनी बातें कहकर चले जाते हैं। और मैं थोड़ा जमीनी बातों पर आऊंगा कि अगर ईमानदारी से इसकी कोशिश शुरू हुई तो आगे की क्या चीजें हो सकती है। अभी जैसे वर्तमान में मनरेगा चल रहा है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, तो इसका सदुपयोग करने के लिए मैं कहता हूं कि जो किसान संगठन है गांव गांव में, उनको पूरी तरह से इसका सदुपयोग करने के लिए उसके धन को किसानों के लिए उपयोग में खोल दिया जाए, तिजोरियां खोल दी जाए। इस देश को अगर बचाना है, वास्तव में इस देश में ग्राम स्वराज्य लाना है, तो उसकी तिजोरियों को खोलना पड़ेगा किसानों के हित में, जो किसानों की तरफ से बिल्कुल उल्टी दिशा में इस समय बह रही है। और जो इसका अगर सदुपयोग होगा उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। और किसानों के उत्पादन लागत को बिल्कुल शून्य करना सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसके उत्पादन लागत में जो निवेश है, जो बीज है, जो सिंचाई है, जो उर्वरक है, ये बिल्कुल मुफ्त मुहैया होना चाहिए।
इसमें कोई लागत नहीं होनी चाहिए अगर वास्तव में इस देश में किसान राज लाना है। किसान राज माने लोकतंत्र, किसान ही लोकतंत्र का मालिक है। उसको उन्नतशील बीज बिल्कुल मुफ्त या अत्यंत सस्ते रेट पर मुहैया कराना होगा। हर गांव का अपना बीजशाला होना चाहिए और वहां से वह बीज प्राप्त कर सके। बीज बैंक की स्थापना होनी चाहिए और उनको उन्नत खेती के जो भी तरीके, वैज्ञानिकों के कई बार हाई फाई हवाई एक शोध आते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है, उनको पहले खेती में किसान में प्रयोग करके उसका रिजल्ट जब सही आ जाए तो उस उन्नत तकनीक को सिखाना, हर गांव को जोड़ना, उससे यह सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और अभी जो कंपनी या किसान संगठन की बात आई, जो उसके रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, ये जिम्मेदारी भी गांव में पहुंचकर वहीं होनी चाहिए। ये कंपनी राज है। कंप्लायंस की कमी हुई तो आपको दंडित किया जाएगा, आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। ये सब क्या है? ये कैसा लोकतंत्र है? ये तो अंग्रेजों से भी खतरनाक है। ये काले अंग्रेजों की व्यवस्था है, इसको बदलना होगा। डरवा करके, धमका करके, इंस्पेक्टर राज, ये क्या है? और सबसे बड़ी बात है, गांव के किसानों के अंदर उद्यमिता का एक भाव भरना होगा, क्योंकि उनके अंदर उद्यमिता नहीं है। इस चीज को सही ढंग से जो हमको आयात करना है, जो सीखना है, हो सकता है कि हमें दक्षिण भारत से कुछ चीजें सीखनी हो, कुछ कहीं से सीखनी हो, कुछ आज वसुधैव कुटुंबकम की भाव धारा में हमको बहना है। तो अगर दुनिया में कहीं भी उद्यमिता है तो उसको हमको सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा लोगों को ला करके। और उद्यमिता जब तक हमारे भीतर नहीं आएगी तब तक हम एफपीओ नाम की किसी चीज को कभी भी सफल नहीं कर सकते। और खेती से संबंधित जो फॉरवर्ड लिंकेज है, बैकवर्ड लिंकेज है, यानी खेती शुरुआत करते समय हमको बीज चाहिए, खाद चाहिए, पानी चाहिए, उसकी सही ढंग से उसकी सहबद्धता किसानों तक होनी चाहिए और उसके उत्पादन के बाद उसको मार्केट में ले जाने के लिए, बिक्री करने के लिए, देश में विदेश में निर्यात करने के लिए सही ढंग से व्यवस्था होनी चाहिए। और उसके लिए देश की बहुत सारे विभागों को बंद करके खेती को सबसे बड़ा विभाग बनाने की जरूरत है, उसको सबसे आगे करने की जरूरत है। और हर आदमी की एक सीमा हो कि वह कितना कैसा जीवन जी सकता है। किसी को ऐसी छूट नहीं दी जाए, जैसा कि ये एक मान्यता है और ये सच है कि ये कुदरत, धरती, प्रकृति, समाज सबका पेट भर सकता है, सबकी सामान्य आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है, लेकिन एक आदमी की भी हवस पूरी करना कभी भी संभव नहीं है। क्योंकि एक आदमी की हवस जब बढ़कर होगी कि मेरे पास 100 पत्नियां हों, मेरे पास 1000 हवाई जहाज हों और सब कुछ मेरा ही मेरा हो, बाकी लोग मेरे सामने कीड़े मकोड़े की तरह से रहें, तो इस सोच से कभी भी समाधान नहीं होने वाला है। जब वो सीमा निर्धारित होगी कि हमको इतने में ऐसे रहना है, शायद सबके लिए पर्याप्त संसाधन हमारे देश में है और दुनिया में है। और जो संभावित उत्पाद किस एरिया में क्या हो सकते हैं, यह किसान संगठनों को सही ढंग से मूल्यांकन करके, उसका सर्वेक्षण करके, धरती पर जाकर के उसका चयन करना होगा और जहां जो चीजें हो रही उन्हीं को और इम्प्रूव करके और बेहतर करने का काम करना होगा। भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए हमारे किसानों के लिए, ताकि वह जब जरूरत हो तब अपने सामान की बिक्री उचित रेट पर, सही रेट लगा करके करें। और किसानों को संगठित होकर के अपनी कीमत को अपने मन से निर्धारित करने की क्षमता तभी होगी जब वह अपने सामान को भंडारण करके रोक सकें और उनकी दैनिक जीवन की आपूर्ति होती रहे, वह मजबूर न हो औने पौने दाम में अपने सामान को बेचने के लिए। और उनके यहाँ प्रसंस्करण की व्यवस्था चाहिए, जहां जिस चीज का उत्पादन हो रहा है वहीं घरेलू देसी तकनीक से उसका प्रसंस्करण करके और उसको अच्छे ढंग से पैकिंग करके बाजार में उतारा जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए। और जब देसी तरीके से प्रसंस्करण और पैकिंग होगी तो उसमें रासायनिक तत्वों की जरूरत कम से कम होगी। यह हमारे देसी तकनीक की एक खासियत है जिसको जानने वाले लोग जानते हैं। और विपणन की व्यवस्था में सरकार को पूरी ताकत से, अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, सरकार के विभाग हैं, तो उसकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि वह किसानों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए उनकी विपणन व्यवस्था में सबकी भागीदारी हो, सब अपना समय लगाएं। मैं तो कहता हूं कि हर बड़ा से छोटा अधिकारी अपने दिन के या महीने के पूरे कार्यकाल में एक निर्धारित समय के अंश को उसमें व्यय करे, वो विपणन को बढ़ावा देने के लिए मार्केटिंग का काम करे। अन्यथा वह इस देश का, भारत का नागरिक नहीं है, भारत की जय कहने का उसका अधिकार नहीं है। यह ड्यूटी सबको लगानी पड़ेगी। यह एक क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की तरफ यह सोच जा सकती है। और जो भी सक्षम अधिकारी हैं, चाहे वह कमिश्नर हो, चाहे डीएम हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे एसडीएम हो, इन सभी लोगों को अपने गांव के
हर साल कुछ गांवों को गोंद लेना पड़ेगा, उसकी खास तौर से मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, देख रेख करनी पड़ेगी। वहाँ जो किसान संगठन है उसके लिए उनको बहुत कुछ करना पड़ेगा। और मैं तो कहूँगा कि जो भी जनप्रतिनिधि से लेकर सरकारी कर्मचारी तक हैं, वह जनप्रतिनिधित्व के जो उनके बजट का हिस्सा है, जो लोगों के विकास के लिए खर्च किया जाता है, उसमें 10% अनिवार्य कर दिया जाए, चाहे वो ग्राम प्रधान की निधि हो, चाहे विधायक, चाहे सांसद की निधि हो, कि उसमें 10% किसान संगठनों के लिए काम करना अनिवार्य हो जाए, उनके उत्पाद को बढ़ाने के लिए, उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, उनको विदेशों में निर्यात करने के लिए, स्वदेशी बाजार में ठीक ढंग से स्थापित करने के लिए, उसके लिए ढांचागत व्यवस्था खड़ी करने के लिए इन सारे बजटों में से एक अच्छा खासा बजट दिया जाना अति आवश्यक है। और एक ऐसा चैनल होना चाहिए कि पीएम, सीएम और डीएम सीधे किसान संगठनों की बात को प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करें, चाहे वह दिन में कुछ हिस्सा हो उसका, चाहे वो सप्ताह में हो, चाहे महीने में हो, लेकिन यह होना ही चाहिए कि इसको सर्वोच्च प्राथमिकता का एक अभियान, एक आंदोलन का रूप दिया जाए। और जो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है जातियों के नाते भी खेती का नुकसान हो रहा है। गांव से किसान पलायन कर रहे हैं क्योंकि गांव में उसको छुआछूत और भेदभाव, जाति के तमाम सारी प्रताड़नाओं का शिकार होना पड़ता है। इसलिए सरकार को एक कानून तत्काल लाना चाहिए। जिस तरह से नोटबंदी किया गया उसी तरह से जाति बंदी किया जाए। कोई जाति नहीं, सबकी पेशागत पहचान होगी। कौन खेती से जुड़ा है, कौन पशुपालक है, कौन सब्जी उत्पादक है, कौन तिलहन उत्पादक है, कौन किसान है, तो किसान है। यह देश किसानों का है। जैसे हम कहते हैं हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए, मैं समझता हूं कि भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए इस देश के सारे लोग किसान हैं और हमें किसान होने पर गर्व होना चाहिए। और हमारी किसान ही एक पहचान की जरूरत है कि हम कृषक हैं। जो लोग संजोग से भूमि और कृषि से किसी नाते नहीं जुड़े हैं, वो कर्मचारी के रूप में काम करें, लेकिन उत्तम खेती, मध्यम बांध, यह एक जन भावना लोगों के भीतर फिर से पैदा करनी होगी। सर्वोत्तम खेती है और खेतीहर किसान सबसे श्रेष्ठ है। अगर इस तरह का कोई वर्ग बनता है तो खेती को काफी तवज्जो मिलेगी, काफी स्थान मिलेगा। तो ये पेशागत पहचान हमारी होनी चाहिए। जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए और औद्योगिक मूल्य नियंत्रण आयोग बनना चाहिए। और सभी सरकारी और प्राइवेट जितने भी कर्मचारी हैं इस देश में, सबकी उनके वेतन का 1%, 2% कुछ ऐसा करना होगा कि वह उसकी कटौती करके किसान संगठनों के पूरी तरह से विकास और उत्थान में उनका उपयोग किया जाए। असली बात तो यह है कि ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन इन योजनाओं को, इन भावनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए लोगों के अंदर अगर संवेदनशीलता नहीं होगी, इसको इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? जिस तरह से भारत का संविधान, उसमें बहुत सारी चीजें होती हुई भी आज उसको कैसे लागू किया जाए, यह कोई निर्धारण नहीं हो पाया। इसलिए वह केवल पेपर प्लान बनकर के खड़ा है और हमारे हुक्मरान बड़े बड़े डींगे मारते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, होता कुछ नहीं। उसी तरह से आज एफपीओ की आज जो ये बड़ी चर्चा हो रही है, यह धराशायी हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी अगर ईमानदारी से काम नहीं हुआ। और ऐसा ही कुछ दिख रहा है। लेकिन मैं नौजवानों से अपील करता हूं, इस देश के उन नौकरी में उतरे हुए आईएएस, बड़े चिंतक, विचारक और सामान्य सभी हमारे देश की प्रतिभा और संसाधन हैं, उन सभी को ये आगे आकर के बढ़ करके निर्णय लेना होगा कि हम किसान का हित सर्वोपरि है, वही भारत का राष्ट्र धर्म है, वही भारत की राष्ट्रीयता है, वही सबसे बड़ा धर्म का कार्य है। चाहे हम देश प्रेम की बात करें, चाहे धर्म की बात करें, लोगों के अधिकाधिक लोगों को रोजगार देना और उनको जोड़ना, उसकी पूरी जिम्मेदारी लेना। अगर इस तरह की व्यवस्था का एक सूत्रपात एक गांव में भी होता है तो 5 लाख गांवों में उसका इम्प्लीमेंटेशन कोई कठिन नहीं है। कमल टावरी जैसे लोग जो बैठे हैं, जिनसे संभावनाएं हैं देश को, उनको इस पर विचार करना चाहिए। और तमाम जो भी अगर इस देश में राजनीति से लेकर के समाज तक में जो लोग भी जिनके अंदर जिंदा दिली है, जो जीवित हैं, जिनका प्राण तत्व, जिनकी इंसानियत मर नहीं चुकी है, उनसे मैं अपील करूंगा कि आइए हम एक नए भारत का निर्माण करें। और उसी नए भारत के निर्माण के जरिए यह पीओ को भी सफल बनाया जा सकता है। और यह पीओ भारत का प्राण है। यह पीओ यानी किसानों का संगठन। किसान आज संगठित नहीं है, इसलिए अभी यह पीओ नाम की इस धरती पर कोई चीज नहीं है। जो दिखाई दे रहे हैं वो शायद जन पक्षधर नहीं है, जनता के हित में नहीं है, जनता के करीब नहीं है, जनता के बारे में उनकी कोई सोच नहीं है। तो आइए इस देश को यह पीओ का भारत बनाने के लिए हमको किसान संगठनों के प्रति पूरी संवेदनशीलता से उतरना होगा। और यही देशभक्ति होगी, यही देश प्रेम होगा। इसके लिए आंदोलन की जरूरत होगी। इसके लिए हमको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि बैठे बिठाए सत्ता पर काबिज हुए, कुंडली मारकर बैठे हुए लोग
कोई मैं एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। इस देश में अंग्रेजों के समय से ही जो व्यवस्था थी उसमें आज कोई परिवर्तन अभी नहीं महसूस किया जा रहा है। इसमें व्यापक परिवर्तन की जरूरत है और तभी यह देश बचेगा। और इस देश को आजाद कराने के लिए किसानों को आजाद कराना पड़ेगा और किसानों की आजादी के लिए जिसके अंदर भी जिंदगी है, शेष है, जिसके अंदर जरा भी दम है, उसको उतरना होगा और बदलना होगा इस देश के निजाम को। जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा और जो किसान से टकराने की कोशिश करेगा, कोई हो, ये मत सोचो कि जो सत्ता में है उन्हें मैं ललकार रहा हूं और जो विपक्ष में वो बड़े अच्छे हैं, ये उससे भी गए जूझ रहे लोग हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई इस तरह का सोच नहीं है। अगर ये सोच सकें तो मैं आज फिर एक बार अपील करता हूं, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, जिनके अंदर है जरा सी भी देश के प्रति लगाव, वो सारे लोग खुल करके सामने आए, किसान हित में बात करें, एक वातावरण का निर्माण करें और भारत को एक भव्य भारत बनाने की तरफ बढ़ें। जय भारत।